श्रीमती की वर्तनी लिखते समय त में ह्रस्व ई लगाएं या दीर्घ। श्रृंखला की वर्तनी आखिर कैसे लिखें? जब पूर्वान लिखें तो पहले हलचिन वाला ह लिख के उसमें न जोड़ें या फिर अधा न लिख के उसमें ह जोड़ें। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनसे हम सभी जूझते हैं, विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले बच्चे। तो चलिए आज के वीडियो में इन संशयों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। इन शब्दों को और कुछ ऐसे ही शब्दों को भाषा विज्ञान की नज़र से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। हमारा आज का वीडियो आप पिछले वीडियो की निरंतरता में देख समझ सकते हैं, जिसमें हमने कुछ ऐसे ही शब्दों की चर्चा की थी जिनकी दो स्पेलिंग्स प्रचलित हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, आज के शब्दों पर चर्चा करते हैं। आज का पहला शब्द है पूर्वाहन या मध्याहन या अपराहन। हो सकता है आप में बहुत से लोग इन्हें सही ही लिखते हों, लेकिन कुछ जानकारी मैं इस वीडियो में ऐसा देना चाहूँगी जो मैं मानकर चल रही हूँ कि आमतौर पर लोग नहीं जानते। तो चलिए इन शब्दों को देखते हैं। ये शब्द क्या हैं? ये शब्द है पूर्व प्लस अहन, अपर प्लस अहन, मध्य प्लस अहन। अब शुरू के जो तीन शब्द हैं पूर्व, मध्य और अपर, ये तो अलग अलग हैं। समस्या आती है बाद में अहन लिखने में कि ह हलचिन लगाकर उसके साथ न जोड़ दें या आधा न लिख दें और उसके बाद में ह जोड़ दें। तो यदि इस शब्द की बनावट समझते हैं, इस शब्द को समझते हैं, तो यह समस्या आगे से नहीं आएगी। शब्द क्या है? शब्द है संस्कृत में अहन, न हलचिन वाला अहन। अहन का अर्थ होता है दिवस, यानी दिन और रात को मिलाकर अहन कहते हैं। लेकिन यह जो अहन है ना, यह अपने रूप बहुत बदलता है। जब यह किसी समस्त पद के, जब यह किसी शब्द के बाद में जाकर मिलता है तो इसका रूप हो जाता है अहन। अब यह जो हलचिन था वह न से सरक कर ह पे आ जाता है। जैसे आप देखिए पूर्वाहन, पूर्वाहन में क्या होगा? यह एक समस्त पद बना पूर्व और अहन से मिलकर। अब यहाँ पर जो अहन शब्द था, न पे हलचिन वाला, मूल रूप से न पर हलचिन वाला अहन शब्द था, उसका हलचिन सरक कर आ गया ह पे। तो अब ह आधा हो गया। तो जब आप पूर्वान लिखेंगे तो आधा ह यानी हलचिन वाला ह होगा और उसमें न पूरा जुड़ेगा। न पे अब हलचिन है ही नहीं, वह तो सरक कर ह पे आ गया है। तो इस तरह से शब्द बनेगा पूर्वाहन। इसी तरह से मध्याह्न देखिए, अधिकतर हम लोग क्या देखते हैं? आधा न और ह लिखा होता है मध्याह्न में। वह गलत है। क्यों? क्योंकि वजह तो मैंने आपको भी बता ही दी है। अहन शब्द के न में जो हलचिन था वह सरक जाएगा और आ जाएगा ह पे, तो शब्द बनेगा मध्याहन। ह पे हलचिन और उसके बाद पूरा न, तो जुड़कर इस तरह से रूप बनेगा। अच्छा, अब यहाँ तो इसने एक बार रूप बदला है, लेकिन ये अहन शब्द एक दूसरा रूप भी लेता है। वह तब जब वह किसी शब्द के शुरू में लगता है। जब वह किसी शब्द के शुरू में लगता है तो उसका रूप अहन, इस तरह से अहन ना बनकर बिल्कुल अलग हो जाता है, न गायब ही हो जाता है और शब्द रह जाता है अहर। अ ह र पे हलचिन और अहर। तभी तो हम कहते हैं अहरनिश। अहरनिश माने दिन रात। उसमें भी यही अहन है, लेकिन उसका रूप बदल गया है, क्योंकि अब वह पूर्वाहन या अपराहन की तरह पूर्व या अपर के बाद में जाकर नहीं जुड़ा है, बल्कि निश के पहले जुड़ गया है। निश का अर्थ होता है निशा यानी रात। तो जब वह निश के पहले जुड़ता है तो उसका रूप अलग तरह से बदल जाता है, वह बन जाता है अहर। अब अहर और निश को जोड़ते हैं तो इस तरह से अहरनिश शब्द बनता है। तो कुल मिलाकर यदि आप अहन शब्द का मूल स्वरूप समझ लें और जब इससे कोई समस्त पद बनता है तो यह शब्द किस परिस्थिति में अपना रूप कैसे बदल लेता है, यह समझ ले, तो इस तरह का कोई भी शब्द जिसमें अहन शब्द जुड़ता हो, लिखने में आपको कभी समस्या नहीं आएगी और परीक्षा में अंक तो बिल्कुल नहीं कटेंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप किसी भी ऐसे छात्र को जानते हैं जो परीक्षाएं दे रहा है, अपने करियर को बनाने की कोशिश कर रहा है, उसे आप ये वीडियो अवश्य भेजें। चलिए अब बढ़ते हैं आज के दूसरे शब्द की तरफ। दूसरा शब्द है श्रीमती या श्रीमती, यानी त में ह्रस्व ई लगाएं कि दीर्घ ई लगाएं। तो चलिए इस शब्द को समझते हैं। यह शब्द महिलाओं के लिए, विवाहित महिलाओं के लिए रूढ़ हो चुका है। यह एक आदर सूचक शब्द है उनके लिए। श्री शब्द या सुश्री शब्द या श्रीमती शब्द के क्या अर्थ होते हैं, इसका विस्तृत विवेचन हमने अपने एक वीडियो में किया था, उसका लिंक मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ।
तो चलिए आज केवल श्रीमती शब्द पर ही ध्यान देते हैं और इसे समझते हैं। तो श्रीमती शब्द में पहले रस्व ई वाला श्रीमती देखते हैं, इसके टुकड़े करते हैं। बनता है श्री प्लस मति। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, शोभा, ऐश्वर्य, महिमा इत्यादि। तो मति शब्द का अर्थ क्या होता है? मति शब्द का अर्थ होता है बुद्धि, ये तो हम सब जानते ही हैं ना। तो श्रीमती शब्द का अर्थ क्या हुआ? श्रीमती शब्द का अर्थ हुआ लक्ष्मी जैसी बुद्धि, महिमा युक्त बुद्धि, शोभा युक्त बुद्धि। अब ज़रा आप सोच कर देखिए, क्या आप महिलाओं को जब आदर सूचक संबोधन देते हैं तब आप उन्हें यह कहना चाहते हैं कि लक्ष्मी जैसी बुद्धि या फिर शोभा युक्त बुद्धि? आप महिलाओं को संबोधन में यह तो नहीं पुकारना चाहते ना। यानी रस्व ई वाला श्रीमती बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं दीर्घ ई वाले श्रीमती की। अब यह जो दीर्घ ई वाला श्रीमती है इसको भी ज़रा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे टुकड़े करिए, श्री प्लस मति। श्री का अर्थ हमने जान ही लिया, अब मति का अर्थ जानते हैं। अच्छा, यह जान लीजिए कि श्री एक संज्ञा शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है। जब इसमें मतुप प्रत्यय जुड़ता है तो मतुप प्रत्यय जुड़ने के बाद उसका मत या वत शेष रहता है और शब्द बनता है श्रीमत। अलग अलग परिस्थितियों में वत शेष रहता है, अलग अलग परिस्थितियों में मत शेष रहता है। तो यहाँ मत शेष रहता है और शब्द बनता है श्रीमत। इस श्रीमत से जब पुल्लिंग शब्द बनाया जाता है तब मान या वान शेष रहता है, जैसे श्रीमान, धनवान। लेकिन जब इस तरह से स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है, मतुप प्रत्यय वाले शब्द का जब स्त्रीलिंग बनाया जाता है तो उसका मति या वति शेष रहता है, जैसे श्रीमती, आयुष्मती। तो इस तरह से इस शब्द में मतुप प्रत्यय लगा है जिसका शेष स्त्रीलिंग में रहता है मति, दीर्घ मात्रा वाला, ह्रस्व मात्रा वाला नहीं। तो शब्द जो बनेगा वह बनेगा श्रीमती। अच्छा, अब ये उलझन होती ही क्यों है कि हम ह्रस्व ई के साथ में श्रीमती लिखने लगते हैं? वजह कई हो सकती हैं, लेकिन एक वजह यह है कि संस्कृत में जब हम संबोधन करते हैं तब श्रीमती शब्द का श्रीमती हो जाता है, तब ह्रस्व मात्रा आ जाती है। इसी तरह से श्रीमान का संबोधन संस्कृत में श्रीमन होता है और स्त्री के लिए होता है श्रीमती, जैसा मैंने आपको भी बताया। लेकिन हिंदी में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हिंदी में श्रीमान का संबोधन रूप भी श्रीमान ही रहता है और श्रीमती का संबोधन रूप भी श्रीमती ही रहता है। तो यदि आप त पे ह्रस्व ई की मात्रा लगा रहे हैं तो वो संस्कृत के संबोधन रूप में सही हो सकता है, लेकिन हिंदी में किसी भी रूप में सही नहीं हो सकता। तो जब भी ये शब्द लिखें ध्यान रखिएगा, इसमें मतुप प्रत्यय लगा है। छोटी की मात्रा वाले मति से इसका कोई लेना देना नहीं है, वह स्पष्ट रूप से बुद्धि है। मतुप प्रत्यय लगने से मति बना है। और ना याद रहे तो याद रख लीजिएगा किस तरह से आप आयुष्मती, गुणवती, रूपमती इस तरह से बोलते हैं। तो श्रीमती भी उसी कड़ी का एक शब्द है। तो अब बढ़ते हैं आज के तीसरे शब्द की तरफ, लेकिन उससे पहले एक अनुरोध करना चाहूँगी। यदि आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आपको इसकी सामग्री अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे दूसरों से साझा भी कीजिएगा, विशेषकर छात्रों से, क्योंकि उनके लिए विशेष लाभदायक रहेगा। साथ ही मैं अपने चैनल के नए और पुराने सदस्यों को यह बताना चाहती हूँ कि हमने हाल ही में एक व्हाट्सएप चैनल लिंक बनाया है। वह इस वीडियो में मैं आपको दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी। उस लिंक के माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ तो उसकी सीधी सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा शब्द है श्रृंखला। इसके अलग अलग तरह के अनेक रूप हमें देखने को मिलते हैं, जैसे ये तीनों शब्द देखिए। लेकिन सही शब्द कौन सा है? तो चलिए इस शब्द को ठीक से समझते हैं। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि जो श्र होता है वह एक संयुक्त व्यंजन है जो श, तालव्य श और र के मिलने पर बना है। अब श को छोड़ दीजिए, सिर्फ इस श को पकड़िए। शीशे वाले श को, तालव्य श को देखिए। इस श में एक तरफ तो हम र जोड़ सकते हैं, व्यंजन रात वाला र, और एक तरफ हम इसमें जोड़ सकते हैं स्वर रि, ऋषि वाला र। तो जब आप रात वाला र श में जोड़ते हैं तो बनते हैं, तो उसका रूप इस तरह से बन जाता है और शब्द बनते हैं
श्रद्धा, श्राद्ध, श्रेणी, श्रुति, श्रवण इत्यादि। लेकिन जब इसी श में आप स्वर वाला री, ऋषि वाला री जोड़ते हैं तब उसका रूप इस तरह से बनता है और शब्द बनते हैं श्रृंखला, श्रेणी, श्रृगाल इत्यादि। अब यह बात ध्यान रखिए कि जब आप इस तरह से श्री लिखते हैं श्रृंखला, श्रृगाल इत्यादि में, तो आपने किया क्या है? आपने किया यह है कि शीशे वाले श में आपने व्यंजन वाला र भी जोड़ दिया और उसके बाद में नीचे देखिए आपने ऋषि वाला री भी जोड़ दिया। तो एक ही श में एक व्यंजन और एक स्वर भला कैसे जोड़ा जा सकता है? तो यह रूप बिल्कुल गलत है। श में या तो आप र जोड़ सकते हैं रात वाला या फिर री जोड़ सकते हैं ऋषि वाला। और जब आप श्रृगाल, श्रृंखला ये शब्द बोलते लिखते हैं तो आप बोलकर देखिए, आप श्रृगाल, श्रृंखला इस तरह बोल रहे हैं तो ऋषि वाला री जोड़ना है, सिर्फ आपको रात वाला र जोड़ना ही नहीं है और तब सही रूप यह बनेगा। हाँ, यह बात अलग है कि जब हम कीबोर्ड पर टाइप करते हैं तो इस तरह का श्री लिखने में बहुत दिक्कत आती है, बल्कि मेरे ख्याल से होता भी नहीं है, यह होता ही नहीं है। इसलिए इसके लिए इस तरह का रूप भी प्रचलित है। हम इस तरह से अगर कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हैं तो श्री लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज के चौथे शब्द की तरफ, जो है उपरोक्त या उपर्युक्त। इस शब्द को तो मैंने लोगों को इतने विश्वास से गलत अशुद्ध लिखते देखा है कि लगने लगा है कि गलत वर्तनी ही सही है। इन दोनों शब्दों की बनावट को समझते हैं और तब समझ में आ जाएगा कि सही क्या है। देखिए, उपरोक्त का मतलब होता है जैसा कि ऊपर कहा गया है, ठीक है। उपर्युक्त का भी यही मतलब होता है। अब दोनों शब्दों में जो उभयनिष्ठ है, जो कॉमन है, वो है उक्त। उक्त संस्कृत का शब्द है। उक्त का मतलब होता है कहा गया, तो ऊपर कहा गया में से कहा गया हो गया उक्त। अब बचा ऊपर। अब पहला शब्द देखिए उपरोक्त, इसके टुकड़े करेंगे तो बनेगा ऊपर प्लस उक्त। उक्त क्या है? कहा गया, अभी बात की हमने। ऊपर क्या है? ऊपर। लेकिन ये कैसी वर्तनी है ऊपर की? क्या आपने कभी ऊपर इस तरह से लिखे देखा है? आप लिखते हैं दीर्घ ऊ, ऊपर, तब यह बनता ऊपर प्लस उक्त, उपरोक्त। लेकिन उपरोक्त तो नहीं लिखा हमने, तो रस्व ऊ लिख दिया है। तो यह वर्तनी सही कैसे हो सकती है? यह वर्तनी अशुद्ध है। तो फिर यह उपर्युक्त रूप कैसे बन गया, यह समझ लेते हैं। संस्कृत में ऊपर के लिए जो मूल शब्द होता है वह होता है ऊपरी। ऊपरी प्लस उक्त बनेगा उपर्युक्त। कैसे बनेगा? ऊपरी मूल शब्द है, जैसा कि हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसमें ऊपरी आता है? सर्वोपरि। जब हम सर्वोपरि लिखते हैं तो उसमें सबसे ऊपर वाला सर्वोपरि में क्या है? सर्व और ऊपरी। तो देखा ना आपने, ऊपरी शब्द क्या है? संस्कृत में ऊपर के लिए है। अब उपर्युक्त को देखते हैं। इसके जब टुकड़े करते हैं तो बनता है ऊपरी प्लस उक्त। उक्त माने कहा गया, ऊपरी माने ऊपर कहा गया। इसका स्वरूप बदल जाता, अब रूप इस तरह से बदल जाता है कि ऊपरी प्लस उक्त में जो ऊपरी के अंत में रस्व ई है, वह आगे वाले रस्व ऊ से जब मिलती है तो यण संधि हो जाती है। यण संधि में इस रस्व ई की जगह हो जाता है यण य, तो तब बन जाता है इस तरह से। स्क्रीन पर देखिए, तब रूप बन जाता है उपर्युक्त। तो सही शब्द क्या हुआ? सही शब्द हुआ उपर्युक्त। उपरोक्त किसी भी तरह से सही सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि ऊपर हिंदी में कोई शब्द नहीं है और संस्कृत में भी कोई शब्द नहीं है। अब बढ़ते हैं आज के अंतिम शब्द की तरफ, जो है शलगम वाला कोश या फिर षटकोण वाला कोश। कौन सी वर्तनी सही है? जब हम शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में इन शब्दों को समझने का प्रयत्न करते हैं तो हमें देखने को मिलता है, षटकोण वाला कोश जब देखते हैं तो देखने को मिलता है शीशे वाला कोश देखें, जिसका अर्थ है कि दोनों वर्तनियाँ चलती हैं लेकिन शीशे वाला कोश मान्य है। लेकिन इससे हमारी समस्या हल नहीं होती। हम बढ़ते हैं संस्कृत शब्दकोश की तरफ। जब हम संस्कृत शब्दकोश देखते हैं तो वहाँ पे ये दोनों ही वर्तनियाँ एक ही स्थान पर लिखी दिखाई देती हैं। इस शब्द के दर्जनों अर्थ हैं और सभी अर्थ दोनों ही वर्तनियों के साथ दिखाई देते हैं। यानी आप चाहे शलगम वाला कोश लिखें या षटकोण वाला कोश लिखें, दोनों के अर्थ समान दिखाई देते हैं। कुछ अटपटा ज़रूर लगता है कि अलग अलग श लिख के भी अर्थ समान है, लेकिन संस्कृत में ऐसा और भी हुआ है। ऐसे और भी कुछ शब्द हैं जिनमें ये शलगम वाला श और षटकोण वाला श जो है वो कुछ शब्दों में दोनों ही विकल्प से प्रयुक्त हुए हैं। जैसे
संस्कृत में एक षंड शब्द होता है षटकोण वाले श के साथ, उसका अर्थ होता है सांड या नपुंसक। उसकी वैकल्पिक वर्तनी होती है शलगम वाला षंड। इस तरह से इसका अर्थ भी वही होता है सांड या नपुंसक। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो शलगम वाला श है और षटकोण वाला श है, इनमें एक मुक्त परिवर्तनीयता रहती है। संस्कृत शब्दों में कहीं कहीं ऐसा होता है, आमतौर पर नहीं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि शलगम की जगह षटकोण वाला और षटकोण की जगह शलगम वाला श भी प्रयुक्त तो होता है। तो यही कोश में हुआ है, वहाँ पे शलगम और षटकोण दोनों ही वर्तनियों के साथ कोश शब्द लिखा जाता है और अर्थ भी समान रहते हैं। लेकिन हिंदी में एक चीज़ अच्छी हुई है, वह यह है कि हिंदी ने इन दोनों शब्दों में अंतर कर लिया है और इनके अर्थ स्थिर कर दिए हैं। हिंदी में शलगम वाले श के साथ जो कोश की वर्तनी है उसे स्थिर कर दिया गया है शब्द भंडार को लेकर। तो जब आप शब्द कोश लिखते हैं तो शलगम वाले श के साथ लिखते हैं हिंदी में, जैसे कि वृहत हिंदी कोश, उर्दू हिंदी कोश, अंग्रेज़ी हिंदी कोश, इस तरह से। जबकि जो षटकोण वाला श है, इस वर्ण के साथ जो कोश की वर्तनी है वह स्थिर कर दी गई है खजाने के अर्थ में। जैसे कोश का अर्थ हुआ खजाना, और तभी आप देखते हैं कोषाध्यक्ष, कोषागार, यह लिखा रहता है खजाने के भंडार की जगह या खजाने के भंडार की जगह या खजाने के अध्यक्ष की जगह। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं संस्कृत का कोश या कोश हिंदी में हो गया है कोश और कोश, क्योंकि हमने दोनों वर्तनियों में भेद कर लिया है और इनके अर्थ जो हैं वे स्थिर कर दिए हैं। तो यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ साझा ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।